हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 9 जून। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 9 जून 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। कल का क्विकली रिवीजन करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 7 जून को, और वहीं विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। केफोन नामक फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क लॉन्च किया है केरला ने। ये केरल की खुद की इंटरनेट सेवा होगी। सार्वजनिक उपयोग के लिए दुनिया की पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया है इजराइल ने। और अभी भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज एमवी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई चेन्नई से। ये चेन्नई से श्रीलंका चलेगी। ये भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइन है। और अगर भारत में अगर पूछा जाए नदी सबसे बड़ी नदी क्रूज सेवा, तो आप एमवी रामविलास को बताएंगे, जो वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक चली थी। अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक लिखा है शांतनु गुप्ता ने। ये योगी आदित्यनाथ जी पर 3 पुस्तकें लिख चुके हैं। 2030 तक भारत के साथ ग्रिड कनेक्टिविटी के साथ कनेक्ट होगा श्रीलंका। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड यानी NABH इससे मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स संस्थान बन गया है एम्स नागपुर। टाटा ग्रुप ने अभी हाल में गुजरात में लिथियम आयन सेल फैक्ट्री के निर्माण के लिए समझौता किया है। 13,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है टाटा ग्रुप। फुटबॉल खिलाड़ी ज्वाल्टन इब्राहिमोविक ने संन्यास की घोषणा कर दी है। ये स्वीडन के हैं। अच्छा, कल गलती से मैंने केलियन एम्बापे बोल दिया था। दिमाग में नाम चल रहा था राफेल वर्ने और मेरे मुंह से निकल गया केलियन एम्बापे। तो सही कर लीजिएगा, केलियन एम्बापे तो अभी तो युवा खिलाड़ी हैं, अभी खेलेंगे वो। ठीक है। और देखो, जब भी कोई गलती होती है, कोई मिस्टेक होती है, तो वो मैं अगले दिन करेक्ट करा देता हूँ। ओके, इतने ज्यादा डाटा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर 20 से 25 मिनट की वीडियो होती है। 25 मिनट की वीडियो में मैं कम से कम आपको 500 से 1000 डाटा फैक्ट बताता हूँ। तो उनमें अगर एक कोई मिस्टेक हो जाया करे तो उसको लेकर के परेशान मत हुआ करिएगा, वो भी मैं करेक्ट करा दिया करूंगा। ठीक है ना। और अगर आप रेगुलर बने रहोगे तो मैं चीज़ों को इतनी बार रिवीजन करवा देता हूँ, तो कि वो चीज़ें आपको भी पता रहेगी कि हाँ, ये सर थोड़ा सा मिस्टेक से निकल गया होगा उनके मुंह से। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें आपको भी क्लियर हो गई रही होंगी। रेगुलर बने रहो, आपको 100% यहाँ पर प्योर कंटेंट मिलेगा। चलो, तो अभी हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित रंगमंच अभिनेता और निर्देशक आमिर रजा का निधन हो गया है। चलिए अब शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। तो बताइए, निम्न में से कौन सा दिवस 8 जून को मनाया गया। 8 जून को देखिए दोस्तों, 2 दिवस मनाया जाता है। एक तो विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और दूसरा वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे भी मनाया जाता है। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम लोगों ने कब मनाया था? 5 जून को मनाया था। यहाँ पर 2 और दिवस, विश्व महासागर दिवस, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस भी याद रखिएगा जून मंथ से ही। एक एक करके दोनों के बारे में जानते हैं। वर्ल्ड ओशियन डे जो 8 जून को मनाया जाता है, ये महासागर को बचाने, इनसे मिलने वाले संसाधनों की क्षति को रोकने और साथ ही साथ बायोडायवर्सिटी को बनाए रखने के लिए मनाया जाता है। देखो, महासागर क्या है? एक होता है सागर, सागर को ही कहते हैं समुद्र। ठीक है, समुद्र। सागर जो होता है ये छोटी आकृति होती है, समझ लो समुद्र की छोटी आकृति होती है। यही सागर जब और बड़े आकार में हो जाते हैं तो वो हो जाते हैं महासागर। ठीक है। सागरों में अगर बात करें, जैसे अरब सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, ये सभी सागर हैं, कैस्पियन सागर। लेकिन महासागर में अगर बात करें तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, ठीक है, ये सभी जो हैं वो महासागर हैं। क्लियर है ना, जो बहुत बड़ा भूभाग लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर इस बार की थीम रखी गई है प्लानेट ओशियन टाइड आर चेंजिंग। इसकी शुरुआत 2009 से हुई थी, और जब 2009 में पहली बार मनाया गया था तो पूछा जा सकता है आपसे किस थीम के साथ पहली बार मनाया गया था। तो पहली बार ये आवर ओशियंस आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी थीम के साथ मनाया गया था, और इस बार थीम इसकी प्लानेट ओशियंस टाइड्स आर चेंजिंग है। अब बात करेंगे दूसरे दिवस की, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। ब्रेन ट्यूमर तो आपने नाम जरूर सुना ही होगा। ठीक है, ये ब्रेन में एक ट्यूमर होता है, और ट्यूमर मतलब कि कोई एक कोशिका जो एक्स्ट्रा हो जाती है और उसमें एक्स्ट्रा विकास हो जाता है। तो वो ब्रेन ट्यूमर जो है, मस्तिष्क का जो ट्यूमर है, उसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। आज के टाइम पर दुनिया में चौथी सबसे गंभीर बीमारी मानी जाती है ब्रेन ट्यूमर। तो 2010 में इसके लिए इंटरनेशनल ब्रेन ट्यूमर अलायंस ने एक दिन घोषित किया 8 जून को, और तब से ये मनाया जाने लगा। इस बार की थीम रखी गई है प्रोटेक्ट योरसेल्फ, कीप अवे फ्रॉम स्ट्रेस। अब जून महीने के इंपॉर्टेंट डेज जो अभी तक आए हैं। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे। 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। याद रखिएगा, इसकी थीम पूछी जाएगी आपसे, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन।
7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस और 8 जून को ही विश्व ब्रेन ट्यूमर डे। सबकी थीम यहाँ पर लिखी गई है, आप नोट कर सकते हो, सुविधा अनुसार धीरे धीरे करके याद कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। यूएनएससी के अस्थायी सदस्यों के रूप में किस देश को चुना गया? अभी देखो, यूएनएससी के अस्थायी सदस्यों की एक वोटिंग हुई। प्रत्येक दूसरे वर्ष 5-5 सदस्यों की वोटिंग होती है। अभी मैं आपको पूरा अच्छे से क्लियर कर देता हूं। यहां पर पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये जो 5 सदस्य देश हैं जो नए अभी आए हुए हैं अस्थायी सदस्य के रूप में, अल्जीरिया, गुयाना, सियरा लियोन और स्लोवेनिया, साथ ही साथ कोरिया गणराज्य, ये 5 जो देश हैं ये नए ऐड हुए हैं। उपरोक्त सभी आप यहाँ पर लगा दीजिए और आइए मेरे साथ आपको समझाते हैं यूएनएससी के बारे में। देखो, यूएनएससी जो है ये यूनाइटेड नेशन की ही एक यूनिट है। यूनाइटेड नेशन के 6 कार्यकारी इसके समझ लो अंग होते हैं, उनमें से एक होता है यूएनएससी। यूएनएससी मतलब यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल। अब यूएनएससी का जो सिक्योरिटी काउंसिल होता है दोस्तों, इसके होते हैं 15 मेंबर, ठीक है। 15 इसके सदस्य होते हैं। 15 सदस्यों में 5 तो होते हैं परमानेंट मेंबर, यानी 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, और इसके 10 होते हैं अस्थायी सदस्य। 10 होते हैं अस्थायी सदस्य। अब ये जो परमानेंट है ये तो हमेशा फिक्स रहेंगे। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ ये 5 परमानेंट देश कौन से हैं। और जो 10 अस्थायी सदस्य देश हैं, इनमें क्या होता है, 5-5 देश जो हैं वो 2-2 साल के कार्यकाल के लिए आते हैं, फिर 2 साल के कार्यकाल के लिए चले जाते हैं। तो देखो यहां पर 5-5 के रूप में 5 सदस्य और 5 सदस्य, ऐसे ही होता है नियुक्ति। कैसे होता है, 2-2 साल का कार्यकाल होता है। देखो 2 ईयर का कार्यकाल इनका, 2 ईयर का कार्यकाल इनका। बड़े ध्यान से समझिएगा। अब जब मान लीजिए जैसे अभी चल रहा है कौन सा ईयर, 2023 चल रहा है ना, तो 2023 में कुछ लोग आएंगे, 5 सदस्य नए आएंगे और 5 सदस्य पुराने चले जाएंगे। ये 5 सदस्य रहेंगे अभी 2024 में भी। 2025 जब आएगा, इसको थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूं, जैसे यहां पर ले लो, 2023 हुआ, 2024 हुआ और 2025 हुआ, ठीक है, 2026 हुआ, 2027 हुआ, ऐसे मान लेते हैं। तो 2023 में 5 सदस्य आए नए, और ये 5 सदस्य जो हैं ये रिटायर होंगे 2 साल बाद, यानी कि 2025 में। फिर अगली साल जो इसमें 5 रहे होंगे पहले से भी, ये 5 जो हैं ये 2024 में रिटायर होंगे और 2024 में 5 नए आ जाएंगे। ये वाले 5 जो हैं ये जा करके 2026 में रिटायर होंगे। ऐसे ही 5 यहाँ पर नए आएंगे, जब भी रिटायर होंगे 5 तो 5 नए आएंगे और उनका 2 साल का कार्यकाल होगा। इस हिसाब से रोटेशन चलता रहता है, यानी प्रत्येक दूसरे वर्ष 5 नए सदस्य आते हैं और 5 नए सदस्य जाते हैं। इतना क्लियर हो गया। तो अब देखो ये तो हो गई आपकी इसकी बात अस्थायी सदस्य देशों की। यहाँ पर जो स्थायी सदस्य देश हैं यानी परमानेंट मेंबर हैं, उनको मिला है वीटो पावर, ठीक है, यानी वो किसी भी रिजोल्यूशन को वीटो कर सकते हैं। वीटो एक ऐसी शक्ति होती है जिसके तहत आप कुछ भी अगर रिजोल्यूशन पास किया गया है, आपके पास अगर वीटो पावर है तो आप उसको एक बार में ही, एक झटके में खारिज कर सकते हो। बिना आपकी सहमति से वो रिजोल्यूशन पास नहीं होता है। यही कारण है कि यूएनए जो है ये जल्दी कोई रिजोल्यूशन पास नहीं कर पाता है। तो देखो 5 अस्थायी सदस्य में कौन कौन से हैं, यूके है, यूएस है, उसके बाद फ्रांस है, यूके, यूएस, फ्रांस और चाइना, रसिया। बहुत ही आसान है याद करना। फिर से मेरे साथ बोलो, यूके, यूएस, फ्रांस, चाइना, रसिया। यूके, यूएस, फ्रांस, चाइना, रसिया, ठीक है। इन 5 को वीटो पावर प्राप्त है। सारी डिटेल्स ऐसे लिखी गई हैं, यहाँ पर भी देख लो। तो जो 5 शामिल देश हुए हैं, जो नए आए हैं, वो हैं अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य, सियरा लियोन और स्लोवेनिया। अब आपको समझ में आ रहा होगा, आइडिया लग रहा होगा कि क्या चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। 5 बाहर होने वाले सदस्य देश कौन है, जो बाहर जाएंगे इस बार, यानी जिनके जगह पर ये आएंगे, अल्बानिया, ब्राजील, गैबॉन, घाना, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। अब जो वर्तमान में हैं अभी, मतलब 5 तो रहेंगे ही और 5 नए आएंगे, तभी तो 10 होगा। अब ये दोनों मिलकर के 10 होंगे, 10 सदस्य, क्योंकि 10 होने चाहिए अस्थायी, ठीक है। तो 5 जो हैं अभी, जो अगली बार रिटायर होंगे, उनमें है इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। समझ में आई मेरी बात। चलो बाकी डिटेल्स यहाँ पर लिखी गई हैं, आप पढ़ लेना पीडीएफ से भी। आगे, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार अभ्यास एयर डिफेंडर 2023, इसकी मेजबानी कौन करेगा। तो देखो एयर डिफेंडर, एयर कर लो इसे, एयर डिफेंडर 2023 ये नाटो के द्वारा आयोजित किया जाएगा और इसकी मेजबानी जर्मनी कर रहा है, यानी जर्मनी में ये अभ्यास, ये एक्सरसाइज आयोजित होगा। यहाँ पर देखिए आर्टिकल है,
NATO allies prepare unprecedented air deployment exercise over Europe in show of force to Russia। रसिया को ताकत दिखाने के लिए बेसिकली ये जो है आयोजित किया जा रहा है और नाटो का एक्सरसाइज है। नाटो के एक्सरसाइज दोस्तों आजकल बहुत ज़्यादा चर्चे में हैं और इम्पोर्टेंट भी रखते हैं, क्योंकि अभी देखो रसिया यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, जो लगातार चले ही जा रहा है, उसमें नाटो जो है ना, ये लगातार अपनी पावर दिखाए जा रहा है और इसकी वजह से रसिया कंट्रोल में भी है थोड़ा सा, वरना रसिया और ज्यादा अग्रेशन दिखाता। इसी को लेकर मैंने अभी कुछ दिन पहले बताया था कि नाटो ने आर्कटिक सैन्य अभ्यास किया था फिनलैंड वाले एरिया में, क्योंकि फिनलैंड नया सदस्य बना है, 31वां सदस्य बना है और फिर हो सकता है ऐसा, मतलब लग रहा था कि रसिया जो है फिनलैंड के नए सदस्य के रूप में शामिल होने पर हो सकता है फिनलैंड पर भी अटैक कर दे। तो इसको देखते हुए वहां पर भी नाटो जो है वो तैयार हो रहा है। तो फिलहाल नाटो, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका है ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और जेन्स स्टोलनबर्ग जो हैं ये इसके करंट टाइम पर क्या हैं, प्रेसिडेंट हैं। इसकी स्थापना 1949 में जब हुई थी ना, तब केवल 12 सदस्य देश थे। आज के टाइम पर सदस्य देश 31 हो गए हैं इसके, और 31वां वाला कौन सा बना है, 31वां है फिनलैंड, याद रखना फिनलैंड, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। जून 2023 में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में सबसे बड़े राज्यों की सूची में टॉप पर कौन है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी हाल ही में मनसुख मंडाविया जी, जो कि अपने स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्होंने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया है। कौन सा, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया है, और इसमें बड़े राज्यों की लिस्ट में टॉप पर है केरल। बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, 3 कैटेगरीज में जारी की गई है ये रैंकिंग, ठीक है। यहाँ पर देखो आर्टिकल है द हिंदू का, केरला कम्स फर्स्ट इन नेशनल फूड सेफ्टी इंडेक्स। चलो कमेंट करके मुझे बताओ फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है, अभी कल ही हम लोगों ने बात किया था। तो देखो टॉप 3 जो बड़े स्टेट में है, बड़े राज्यों में, बड़े राज्य मतलब माना जाता है जहां पर आबादी जो है वो 10 मिलियन के आसपास में होती हो, ठीक है, या 1 मिलियन से ज्यादा होती है, कई कई बार क्राइटेरिया चेंज होता रहता है। तो बड़े राज्यों में केरल है टॉप पर, सेकंड पर पंजाब है और थर्ड पर है तमिलनाडु। और अगर छोटे राज्यों में बात करें तो गोवा यहाँ पर टॉप पर है, सेकंड पर मणिपुर है और थर्ड पर है सिक्किम। कभी कभी रैंकिंग आती है तो छोटे राज्यों की जगह पर दे दिया जाता है पूर्वोत्तर राज्यों की लिस्ट, ठीक है। तो पूर्वोत्तर राज्य, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्य जो हैं वो छोटे छोटे ही हैं, और बाकी के शेष राज्य में कुछ ही राज्य हैं जो छोटे राज्य हैं, जैसे गोवा वगैरह ले लो, ठीक है। तो ये छोटे राज्य हो गए। अब एक केंद्र शासित प्रदेश की भी एक लिस्ट होती है, जिसमें जम्मू कश्मीर अक्सर टॉप पर आपको देखने को मिलता है। कुछ रैंकिंग होती है जिसमें चंडीगढ़ या दिल्ली रहता है टॉप पर। तो देखो यहाँ पर केरल आपको हमेशा देखने को मिलेगा टॉप पर। केरल सबसे ज्यादा डेवलप्ड समझ लो, एक प्रकार से अपने दिमाग में बैठा लो कि सबसे ज्यादा एडवांस, सबसे ज्यादा डेवलप्ड जो स्टेट है वो केरल है, ठीक है। तो अक्सर जब रैंकिंग आती है तो केरल ही टॉप पर रहता है। अगला, हाल ही में चर्चे में रही पुस्तक नालंदा के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों अभय के ने। अभय के जो हैं ये बहुत ही फेमस राइटर हैं, और इनकी ये अगली पुस्तक है नालंदा। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं अभी तक, ये देखिए। तो बहुत ही फेमस हैं ये राइटर अभय के। इनकी नई पुस्तक आई है नालंदा, जो नालंदा के बारे में बताएगी। नालंदा आप जानते हो बिहार का, नालंदा यूनिवर्सिटी एक टाइम पर अपने शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करता था, इतिहास में इसका बड़ा महत्व रहा है। तो पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा नालंदा का विमोचन किया गया। इनकी और पुस्तकों की अगर बात करें तो सेलेस्टियल है, स्ट्रे पोमियोस, मानसून, द मैजिक ऑफ मेडागास्कर, लैटिन अमेरिका के अल्फाबेट्स, ये सभी इनकी पुस्तकें हैं। अब हाल फिलहाल में कौन सी पुस्तकें आई हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो अजय टू योगी आदित्यनाथ, शांतनु गुप्ता की पुस्तक आई। द पावर ऑफ वन थॉट, बीके शिवानी। रिंग साइड, डॉक्टर विजय दर्डा। एनटीआर ए पॉलिटिकल बायोग्राफी, रामचंद्र मूर्ति कोंडू भाटला। और गट्स एंड अमिड ब्लड बाथ, ये आदित्य भूषण की। द गोल्डन ईयर्स, रस्किन बॉन्ड। सुप्रीम कोर्ट ऑन कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन, मनोज कुमार। द इंडियन मेट्रोपोलिस, फिरोज वरुण गांधी। द्रौपदी मुर्मू, फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स, कस्तूरी रे। और माई लाइफ एज ए कॉमरेड, के सेल्जा, ठीक है। अगला, हाल ही में मेटा ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर नए भारत के सपने अभियान लॉन्च किया है। तो देखिए इसको एक्चुअली में पूरा हम लोग कुछ इस प्रकार से कहेंगे। यहाँ पर देखो, नया अमृत जनरेशन कैंपेन नए भारत के सपने, ये इसका पूरा नाम है, ठीक है। अमृत जनरेशन कैंपेन नए भारत के सपने।
तो इसको लॉन्च किया है अभी हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मेटा के साथ मिलकर के। मेटा तो आप जानते हो ना, फेसबुक ने अपनी पेरेंट कंपनी का नाम मेटा कर दिया है। अब मेटा के तहत ही फेसबुक भी आता है, व्हाट्सएप भी आता है, ठीक है, इसके अलावा इंस्टाग्राम भी आता है। तो यानी कि इसकी पेरेंट कंपनी है मेटा। मेटा जो है ये मेटावर्स से लिया गया है शब्द, और मेटा जो है इसने, मेटा इंडिया ने अभी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ मिल करके एक नया ये कैंपेन शुरू किया है, अमृत जनरेशन कैंपेन, नए भारत के सपने। इसके तहत क्या होगा, इसके तहत जो यंग इंडियन पीपल्स हैं, जो युवा हैं ना, उनको इनवाइट किया जाएगा कि आओ, खास करके 16 से 18 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको, कि अपना फ्यूचर में क्या करना है, आपको फ्यूचर में आपको क्या कुछ बनना है, इसको शोकेस करते हुए रील्स बनाओ, ठीक है, क्रिएटिंग रील्स इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर टू एस्पिरेंट टू ड्रीम फॉर द फ्यूचर, अपने फ्यूचर को बताने के लिए। बेसिकली युवाओं की कल्पना शक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए ये था, ठीक है। लेकिन उल्टा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि वो रील बनाना सीख जाएंगे और उसके बाद फिर वही जानते ही हो आप। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी हैं। अगला, अच्छा, मेटा तो के बारे में बताने की जरूरत है नहीं। मेटा पहले जब फेसबुक हुआ करता था तब 2004 में बात करें इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अब तो फेसबुक एक इसका यूनिट हो गया है, मेटा पेरेंट कंपनी बन गई है, ठीक है। और इसके सबके सीईओ कौन हैं, मार्क जकरबर्ग। अगला, भारत ने यचियोन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने टोटल मेडल जीते हैं दोस्तों 19। कितने? 19। अभी हाल ही में अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हुआ यचियोन में। ये कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है साउथ कोरिया में, दक्षिण कोरिया में पड़ता है। तो यहां पर ये एथलेटिक चैंपियनशिप था अंडर 20 का। भारत इसमें ओवरऑल तीसरे रैंक पर रहा। देखो यहां पर 4 से 7 जून को ये साउथ कोरिया के यचियोन में आयोजित किया गया, ठीक है। 45 प्रकार के इवेंट्स इसमें आयोजित किए गए और ये 20वां संस्करण हुआ, 20वां इस बार का संस्करण था। मेडल टेबल आपके सामने है। जापान इसमें टॉप पर रहा 14 गोल्ड के साथ, 4 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज के साथ, टोटल इसने जीते 23 मेडल। चाइना सेकंड पर रहा 11 गोल्ड के साथ और इंडिया रहा तीसरे स्थान पर 6 गोल्ड के साथ। 6 गोल्ड, 7 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज जीता है भारत ने। टोटल है भारत के 19 मेडल। ओके, आगे बढ़ते हैं। जून 2023 में किस राज्य ने सीएम लर्न एंड अर्न स्कीम लॉन्च की? देखो इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, सीएम लर्न एंड अर्न स्कीम, पढ़ो और कमाओ स्कीम। तो लेकिन अब ये फाइनली लॉन्च हो गया है, ऑफिशियल लॉन्च कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की ये योजना है, बहुचर्चित योजना है, क्योंकि इसके तहत जो युवा हैं मध्य प्रदेश के, उनको पहले तो स्किलफुल बनाया जाएगा, साथ ही साथ वहीं पर थोड़ा मोड़ा रोजगार भी दिया जाएगा, एक भत्ता टाइप का दिया जाएगा। तो इसके तहत देखो, रोजगार परक कौशल सिखाने के लिए योजना के अंतर्गत युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए 703 कार्य क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। इसके तहत 703 कार्य क्षेत्रों में युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर उनको 8 से 10,000 रुपए तक का मासिक भत्ता भी दिया जाएगा, ठीक है। तो कम से कम 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का एक ये स्कीम है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश आया है तो मध्य प्रदेश के बारे में यहाँ पर आप सारी चीजें देख लोगे। मध्य प्रदेश, यहाँ पर साख्य सागर झील है, भोजताल झील है। साख्य सागर झील भी बहुत पूछी जाती है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल होती है। शिवराज सिंह चौहान बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम है। गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व होने की वजह से इसे टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। कुनो नेशनल पार्क, इसको याद रखिएगा, यहीं पर अभी चीते लाए गए हैं और चीते भारत में इकलौता एक जगह है, नेशनल पार्क है कुनो नेशनल पार्क ही, जहां पर स्थित है भारत में। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। उपेंद्र सिंह रावत, इनको किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो इनको भेज दिया गया है युगांडा। युगांडा में ये होंगे भारत के नेक्स्ट कमिश्नर, हाई कमिश्नर, ठीक है, उच्चायुक्त। अच्छा, कभी कभी आप सुनते हो उच्चायुक्त, कभी कभी सुनते हो राजदूत, यानी कभी कभी हाई कमिश्नर सुनते हो, कभी कभी एम्बेसडर सुनते हो। ये क्या है? तो देखो, जो दूतावास होता है ना, दूतावास मतलब एम्बेसी, किसी देश में किसी दूसरे देश की एक एम्बेसी होती है, मतलब एक समझ लो ऑफिस होता है, बहुत ही आसान भाषा में समझो, एक ऑफिस होता है जिसमें क्या होता है कि वहां उस देश में जो भी नागरिक रह रहे होते हैं उस देश के, उनका डाटा होता है, प्लस अगर उनको कुछ भी अगर दिक्कत होती है तो वो एम्बेसी से संपर्क करते हैं, अपने राइट्स वगैरह पाने में उनको मदद कराई जाती है। तो ऐसे में होता क्या है, एम्बेसी जो पहले स्थापित की जाती थी, तो फिर एक एक ग्रुप आपने सुना होगा कॉमनवेल्थ,
कॉमनवेल्थ एक ऐसा ग्रुप है जहां पर कभी ना कभी ब्रिटेन ने शासन किया था, तो उनका एक ग्रुप है। तो जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं उनके जो अगर मेंबर्स हैं तो वहां पर कमिश्नरेट होगी, या कहें हाई कमिश्नर होंगे, वहां पर हाई कमिश्नर यानी कि उच्चायुक्त होंगे। लेकिन जहां पर कॉमनवेल्थ के सदस्य जो देश नहीं रहे हैं वहां पर ऐसी एम्बेसी होगी, तो वहां पर होगा राजदूत नियुक्त होगा। ठीक है ना? तो याद रखना, एम्बेसडर यानी राजदूत वहां नियुक्त होगा जो मेंबर नहीं रहा होगा, और जो मेंबर है तो वहां पर हाई कमिश्नर नियुक्त होंगे, जैसे यहाँ पर युगांडा आप देखो। ठीक है, तो फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा इनको नियुक्त किया गया है। 1998 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं ये, और उपेंद्र सिंह रावत ये होंगे युगांडा में भारत के नए उच्चायुक्त। ठीक है, इससे पहले ये पनामा में राजदूत थे। देखो, पनामा में राजदूत थे, अभी उच्चायुक्त बने हैं, है ना? क्योंकि पनामा इसका मेंबर नहीं था, और अभी देखो युगांडा जो है इसका मेंबर है। क्लियर है ना? अब बात करते हैं युगांडा की वर्ल्ड मैप में। तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से आपको आना है अफ्रीका में, क्योंकि ये एक अफ्रीकन कंट्री है। अफ्रीका में अगर आप आओगे तो इधर देखो केन्या, साउथ सूडान और ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो गणराज्य के बाद में बीच में ही पड़ जाता है इधर युगांडा। युगांडा, रवांडा, बुरुंडी ये सभी देश हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो विक्टोरिया लेक है, विक्टोरिया झील है। कंपाला इसकी कैपिटल होती है। क्या है? कंपाला इसकी कैपिटल है युगांडा की। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार विजेता गीतांजलि अय्यर का निधन हो गया। ये थी एक गीतांजलि अय्यर, ये बहुत ही फेमस दोस्तों न्यूज एंकर थी। ये भारत के सबसे पहली महिला न्यूज एंकरों में से एक हुआ करती थी। ये दूरदर्शन की थी, दूरदर्शन की न्यूज एंकर हुआ करती थी, और इनका निधन हो गया है। गीतांजलि अय्यर, यहां पर देखिए अवार्ड विनिंग दूरदर्शन एंकर गीतांजलि अय्यर नो मोर, तो इनका निधन हो गया है गीतांजलि अय्यर का। 70 के दशक में ये न्यूज एंकर बनी थी, और 4 बार ये सर्वश्रेष्ठ एंकर का पुरस्कार भी जीत चुकी थी। तो भारत की पहली महिला समाचार प्रस्तुतकाओं में से एक हुआ करती थी। तो इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार इनको 1989 में मिला था उत्कृष्ट महिलाओं के लिए। 1971 में ये जुड़ी थी दूरदर्शन से। क्लियर है? अब ये तो थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन आज की वीडियो से। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने साथियों के साथ। रिवीजन वाले अपने सेक्शन पे आते हैं। फ्रांस में आयोजित ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य है गेम्स वाइड ओपन। और मिजोरम राज्य की विधानसभा ने समान नागरिक संहिता के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को मनाया गया। 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। आरसीबी ने अभी हाल ही में डब्ल्यूपीएल में महिला टीम का मेंटर बनाया सानिया मिर्जा को। आरसीबी महिला टीम भी है आईपीएल की, आरसीबी पुरुष टीम भी है। ठीक है, और केंद्र सरकार ने अवैध खनन को रोकने के लिए खनन प्रहरी ऐप लॉन्च किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। यास्तिका भाटिया और रेणुका सिंह, इनको हुंडई मोटर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया के लिए 40 वाइड बॉडी विमानों सहित 250 विमान प्राप्त करने के लिए अमेरिका और फ्रांस के साथ समझौता किया है। आईसीएआई के नए अध्यक्ष अनिकेत सुनील तलाटी नियुक्त किए गए। रांची नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में अक्षदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी ने अभी हाल ही में गोल्ड मेडल जीते हैं। और वहीं मिस्र के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी जो कि आए थे भारत दौरे पर, इन्होंने आईआईटी इंदौर को, यहाँ के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एमजीओबी पुरस्कार प्रदान किया है। अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, यहाँ पर 2026 का फीफा वर्ल्ड कप खेला जाएगा। 2022 वाला कतर में खेला गया था और उसको जीत लिया अर्जेंटीना ने। भारत की थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति जनवरी में घट करके 4.73% तक आ गई। एरो इंडिया 2023 में स्केल मॉडल के हिंदुस्तानी लीड इन फाइटर ट्रेनर HLFT 42 इसका उद्घाटन किया गया HAL के द्वारा, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। स्वार्म ड्रोन को संचालित करने वाला दुनिया का पहला सशस्त्र बल बन गया है भारतीय थल सेना। और आईडेक्स इन्वेस्टर हब, इसका उद्घाटन किया गया केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी। वर्ल्ड बैंक के चीफ डेविड मलपास ने इस्तीफा दे दिया, और अब वर्ल्ड बैंक के नए चीफ बन गए हैं अजय बंगा, जो दोस्तों इससे पहले मास्टर कार्ड के सीईओ थे। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा इसके अनुमान के द्वारा एशिया 2025 तक विश्व की आधी बिजली की खपत कर लेगा। और पेटीएम पेमेंट बैंक ने यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च किया है। ऐसा करने वाला ये पहला बैंक बन गया है। द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी हाल ही में कटक ओडिशा में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी हाल ही में
हरबिंगर हरबिंगर 2023 की घोषणा की है। ये इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज थीम के साथ होगी। ये दूसरी वैश्विक हैकाथॉन है आरबीआई की। 480 क्वेश्चन तक आप पहुंच गए हैं। कल आपका 500 क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट इस सीरीज के तहत। लास्ट डे मैंने आपसे विप्राजय के बारे में पूछा था। बांग्लादेश जो होता है ये विप्राजय विप्राजय मतलब कि समझ लो। अच्छा, कल मुझे एक उड़ीसा के स्टूडेंट ने बताया कि विप्राजय का मतलब उड़िया में लैंग्वेज में खुशी नहीं होता है। खुशी मैंने आपको बताया था क्योंकि आर्टिकल्स वगैरह में खुशी दिया गया था। इसका अर्थ होता है एक प्राकृतिक आपदा। तो आप लोग भी इसको अपडेट कर लीजिए क्योंकि ये पूरी तरीके से ऑथेंटिक है। वहां के ही एक सदस्य ने बताया है। तो बांग्लादेश के द्वारा ही ये नाम रखा गया है विप्राजय। कथकली जो है ये केरल का लोक नृत्य है। आज आपको क्या बताना है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, साथ ही साथ कुल कितने एम्स हैं, कुल कितने आईआईटी संस्थान हैं, और भी कुछ भी अगर आपको पता होगा टोटल डाटा वाला तो आप बता सकते हैं, जैसे कितने एयरपोर्ट हैं, कितने नेशनल पार्क हैं, वगैरह वगैरह। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी क्विज पीडीएफ आप जाकर के एमजेटी ऐप से प्राप्त कर लीजिएगा। मिलूंगा मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।